हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल BKC लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज हम सब सिविल इंजीनियरिंग के छठे सेमेस्टर में क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन के बारे में देखेंगे, जिसमें से एक टॉपिक हमारा है प्राक्कलन में ऊपरी व्यय के लिए प्रावधान। यानी जो हमारा किसी भी निर्माण कार्य के लिए कोई भी संरचना यदि बनानी होती है तो उसके लिए जो प्राक्कलन तैयार किया जाता है उस प्राक्कलन की उपयुक्तता के लिए या कह सकते हैं कार्यकारी बनाने के लिए इस पे कुछ अतिरिक्त खर्च आते हैं। जो अतिरिक्त खर्च आते हैं उनको प्रतिशत के रूप में जोड़े जाते हैं। वही हमारा ऊपरी व्यय या ओवरहेड वर्क, और इसके लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो कई प्रकार से किए जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला हमारा होगा फुटकर व्यय। अगर कोई भी संरचना के लिए एस्टीमेट तैयार किया जाता है तो उसके लिए फुटकर व्यय या फिर कहा जा सकता है अनुसागिक व्यय, इसका प्रावधान किया जाता है। होता क्या है कि निर्माण कार्य के दौरान कई प्रकार के छोटे मोटे कार्य करने पड़ते हैं। उसके लिए पूर्व से ही प्राक्कलन में स्पष्ट नहीं किया गया होता है। यानी जो प्राक्कलन हमारा तैयार किया जाता है उस प्राक्कलन में पहले से उन छोटे मोटे कार्यों का वर्णन नहीं होता है, इसलिए इसके प्रावधान की आवश्यकता पड़ती है। यह जो हमारा फुटकर व्यय होता है किसी भी मद के लिए हो सकता है, लेकिन वह मद हमारा छोटा होता है और उन छोटे मदों पे जो अतिरिक्त व्यय आता है उसी व्यय को ही फुटकर व्यय के अंतर्गत रखा जाता है। जो भी हमारा निर्माण कार्य प्रगति पर होता है वह जब प्रभावित होने लगता है तब उस पर कुछ अतिरिक्त व्यय करने पड़ते हैं। और यह जो फुटकर व्यय होती है यह कुल लागत का, यानी प्राक्कलन में जितनी खर्च आती है उस खर्च का 3 से 5% तक रखा जाता है। अगर इस पे जैसे अगर कहा जाए प्राक्कलन के लिए प्राक्कलन तैयार किया गया किसी भवन के लिए और उस पर पूर्ण खर्च नहीं हो पाता है तो ऐसे में जो बची हुई राशि होती है वह अधिकारी के स्वीकृति पे पुनः विभाग को वापस करना पड़ता है। तो उसी में से कुछ व्यय जोड़ लिए जाते हैं। दूसरा हमारा है कार्य प्रभारित स्थापना। निर्माण कार्य हमारा होता है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्य प्रभारित स्थापना की आवश्यकता पड़ती है। होता क्या है, जब हमारा निर्माण कार्य चल रहा होता है उस दौरान यदि कार्य धीमी पड़ जाती है या कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करने के लिए या समय से कार्य को समाप्त करने के लिए यदि उसमें कुछ कर्मचारियों को रखा जाता है तो वह कर्मचारी कार्य प्रभारित स्थापना के अंतर्गत रखे जाते हैं। ये जो कर्मचारी होते हैं जब तक हमारा वह कार्य चलेगा उस समय तक ये कार्य करेंगे। कार्य समाप्त हो जाने के बाद इनको हटा दिया जाएगा या फिर कार्य के दौरान ही इनको कार्य मुक्त किया जा सकता है। यह निर्भर करता है कार्य की मात्रा पे, यानी जो निर्माण कार्य चल रहा है वह कितने समय तक प्रभावित हो रहा है, इसके लिए कार्य प्रभारित स्थापना की व्यवस्था की गई है। जो हमारी कार्य प्रभावित स्थापना है इसमें जो इसके लिए यानी जो हमारा निर्माण कार्य होता है, निर्माण कार्य के लिए जो कुल लागत निर्धारित की जाती है, इसी कुल लागत का 1.5 से
2% तक राशि कार्य प्रभारित स्थापना के लिए निर्धारित की जाती है। इसके बाद है औजार व मशीनें। औजार या मशीनों के अंतर्गत कह सकते हैं कि जब कोई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य चल रहा हो और उसकी गुणवत्ता को बनाना हो या बनाए रखना हो, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जहाँ पे भी मशीनों की आवश्यकता पड़ती है वहाँ पे मशीनों का ही प्रयोग करते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि कोई आधुनिक मशीन हुआ, प्लांट हुआ या हमारा कोई यंत्र हुआ, जैसे कह सकते हैं अगर कंक्रीटिंग कार्य हो रहा है तो कंक्रीटिंग के लिए जो हमारा मिक्सर हो गया या कम्पैक्ट वाइब्रेटर हो गया, बैचिंग प्लांट हो गया, डोजर क्रेन आदि बहुत सारे छोटे मोटे उपकरण या बड़े उपकरण होते हैं जो कि कार्य के दौरान आवश्यकता पड़ती है। यानी कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए मशीनों की भी आवश्यकता पड़ती है, तो इसके लिए भी अतिरिक्त खर्च की व्यवस्था की जाती है। और यह जो अतिरिक्त खर्च किया जाता है कुल लागत का 1.5 से 2% तक की राशि इसके लिए भी निर्धारित होता है। यानी जो प्राकलन में कुल लागत, संभावित लागत ज्ञात होते हैं, उस संभावित लागत का 1.5 से 2% और लिया जाएगा जो कि औजार और मशीनों के खर्च में प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद है अनिवार्य सुविधाओं का प्रावधान। यानी जब हमारा निर्माण कार्य चलता है उस दौरान कुछ सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए भी प्राकलन में प्रावधान किया जाता है। जैसे कहा जाए कि कोई कार्य चल रहा है, उस कार्य के लिए जो श्रमिक हैं उन श्रमिकों को रहने के लिए कार्यस्थल पे व्यवस्था किया जाए, वहाँ पे बिजली की व्यवस्था की जाए, पानी की व्यवस्था की जाए, स्वच्छता की व्यवस्था की जाए। तो ये सारी चीज़ें अनिवार्य सुविधाओं की जो प्रावधान किया गया है उसके अंतर्गत किया जाता है। फिर भी कुछ मुख्य वे जो होते हैं वो भवन के प्राकलन में भी जोड़ लिए जाते हैं, लेकिन कुछ को नहीं जोड़ा जाता है, तो उसके लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं बना ली जाती हैं। इसके बाद हमारा है ठेकेदार का लाभांश। जब कोई निर्माण कार्य चल रहा होता है तो निर्माण कार्य में जो सामग्री लगती है, सामग्री या फिर कह सकते हैं कि मजदूर, इनकी आपूर्ति के लिए ठेकेदार निर्धारित किए जाते हैं। जो विभाग के द्वारा टेंडर निकाली जाती है और उसमें ठेकेदार अपने हिसाब से या अपनी व्यवस्था के अनुसार सामग्री और मजदूरों की व्यवस्था करते हैं। और जो भी मजदूर होते हैं इनकी योग्यता और कार्य क्षमता के अनुसार ठेकेदार इनसे काम लेता है और निर्माण कार्य को पूर्ण करवाता है। तो जो ये सारी व्यवस्थाएं ठेकेदार के द्वारा किया जाता है कार्य के दौरान या कार्य निर्माण के दौरान, तो उसमें 10% लाभांश ठेकेदार को भी दिया जाता है, जो कि प्राकलन तैयार करते समय ही उसमें यह 10% जोड़ लिया जाता है। यह जो ठेकेदार का लाभांश 10% निर्धारित होता है, यदि श्रमिक कार्यस्थल पे प्रदान की जाने वाली जो सुविधाएं होती हैं उसमें से भी कुछ सुविधाएं इन्हीं से निर्धारित की जाती है। जैसे अगर कहा जाए कि पेयजल की व्यवस्था है, इसके लिए यदि अतिरिक्त प्रावधान नहीं किया गया है तो ये ठेकेदार स्वयं व्यवस्था करेगा और अपने इसे 10% लाभ से ही करेगा। या जो श्रमिक हैं उनके सुरक्षा के लिए या किसी कारण से जो श्रमिक हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो उनकी चिकित्सा के लिए भी इसी 10% से प्रावधान किया जाता है। इसके बाद हमारा है विभागीय अधिभार। अब इसमें होता क्या है कि जो हमारा लोक निर्माण विभाग होता है
ये किसी भी कार्य को करवाने के लिए कुछ ठेकेदारों को नियुक्त करती है, लेकिन यह कार्य अपने ही देखरेख में करवाती है या अपनी सेवाएं देने के लिए उन विभाग को कुछ राशि असूलता है। जैसे कहा जाए कि कोई भवन का निर्माण करवाया जा रहा है, विभागीय है, लेकिन वहाँ पे किसी ठेकेदार के द्वारा करवाया जा रहा है, तो जो हमारा विभाग होगा वह उसकी देख रेख करेगा, और देख रेख यदि करता है तो उस दौरान उसमें से कुछ राशि को देखभाल के लिए भी यह लेता है। वही हमारा विभागीय अतिभार कहलाता है। यह जो हमारे प्राक्कलन होता है उस प्राक्कलन का 10 से 15% तक राशि उसी में जुड़ा हुआ होता है। तो ये सब हमारे थे प्राक्कलन में ऊपरी व्यय के व्यवधान। अब हम देखते हैं विस्तृत प्राक्कलन के लिए मदों की गणना। अब कहा जाए कि कोई भी निर्माण कार्य किया जाता है तो उस कार्य के दौरान कौन कौन से मद होंगे और उनकी गणना किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले अगर कहा जाए, हम मान लेते हैं कि भवन बनाना है, तो भवन बनाने के लिए सबसे पहले हमको मृदा खुदाई करना पड़ेगा। तो मृदा खुदाई करेंगे और मृदा खुदाई करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी मात्रा को निर्धारित करते हैं। लेकिन अब जो यहाँ पे मृदा खुदाई किया जाता है, नींव के लिए करते हैं, तो इसको भी हम कई प्रकार से कर सकते हैं। निर्भर यह करता है कि जो संरचना बनाई जा रही है वह किस प्रकार की है। जैसे मृदा खुदाई के अंतर्गत गहरी खुदाई और उथली खुदाई, दो प्रकार की खुदाई की जाएगी। ये हमारा शीर्षक हो जाएगा मृदा खुदाई कार्य, और ये दोनों हमारे उप शीर्षक होंगे। यानी कार्य तो होगा मृदा खुदाई का ही, लेकिन उसके अंतर्गत गहरी खुदाई या फिर हमारी उथली खुदाई हो सकती है। ऐसे हमारा है नींव में कंक्रीट कार्य। अब जो हमारा नींव है इसमें कंक्रीट कार्य किए जाएंगे, लेकिन कंक्रीट कार्य भी हमारे कई प्रकार से हो सकते हैं। जैसे कहा जा सकता है कि यहाँ पे चूना कंक्रीट कार्य हो जाए, या सीमेंट कंक्रीट कार्य हो जाए, या फिर यहाँ पे हमारा हो सकता है गारा कंक्रीट कार्य। अब यह कार्य के क्वालिटी पे निर्भर करेगा कि किस प्रकार की कंक्रीट वहाँ पे डाली जाएगी। तो यह हमारा हो जाएगा शीर्षक, और ये हमारे होंगे उपशीर्षक। शीर्षक उपशीर्षक क्या है ये हम आगे देखेंगे। ऐसे ही ईंट चिनाई, नींव में भी ईंट चिनाई होगा, यानी कुर्सी तल जो हमारा होगा, प्लिंथ लेवल जो होगा, उससे नीचे जो ईंट का चिनाई किया गया है उनकी मात्रा का निर्धारण किया जाएगा। फिर कुर्सी तल पे डीपीसी लगाया जाएगा, डीपीसी, जिसको सीलरोक रद्दा कहा जाता है। तो यहाँ सीलरोक रद्दे में जो सामग्री प्रयोग की जाएगी उनकी मात्रा का निर्धारण किया जाएगा। इसके बाद हमारा दीवार में चिनाई किया जाएगा, जो हमारे ईंट की दीवार भी हो सकती है, ईंट के साथ साथ कंक्रीट भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तो वहाँ पे ईंट चिनाई की बात की गई है, तो ईंट की मात्रा यहाँ पे निर्धारित करेंगे तथा उसमें सामग्री क्या लगाई जा रही है। ऐसे ही प्रबलित कंक्रीट, यानी जहाँ जहाँ पे कंक्रीट प्रयोग की गई है और उसमें छड़ की मात्रा डाली गई है, तो वहाँ पे हम प्रबलित कंक्रीट की मात्रा भी ज्ञात कर लेंगे कि जो हमारा कंक्रीट कार्य किया गया उसमें प्रबलित कंक्रीट कितनी प्रयोग की गई है। इसके बाद है प्रबलित ईंट चिनाई, यानी कंक्रीट के साथ साथ ईंट का भी प्रबलन किया जा सकता है। यानी ईंट चिनाई किया गया होगा, लेकिन उन ईंटों के बीच में क्या होगा कि इस्पात प्रयोग किए गए होंगे। जैसे कह सकते हैं कि ईंट का छत है, तो ईंट वाली जो छत होगी वो प्रबलित ईंट चिनाई के अंतर्गत लाएंगे, और जो कंक्रीट की छत होगी वहाँ हम लाएंगे प्रबलित कंक्रीट कार्य के अंतर्गत। ऐसे ही हमारा फार्मा बंदी है। अगर कोई संरचना बनाई जाती है
यदि उसके लिए फार्माबंदी की आवश्यकता पड़ती है तो इसकी भी गणना यहाँ पे की जाएगी। अब जैसे अगर कहा जाए भूमि सतह पे कोई कंक्रीटिंग कार्य बनाई जाती है तो उसके लिए फार्माबंदी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फर्श कार्य, अब फर्श यदि बनाया जाता है तो उसमें भी ईंट के टुकड़े, फिनिशिंग या कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो ये उन मदों के नाम हैं जिनका हमको गणना करना पड़ता है। जैसे कहा जाए यहाँ पे लकड़ी कार्य है, तो लकड़ी कई प्रकार से भवन में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। फार्माबंदी के लिए हो गया, डोर के लिए हो गया, विंडो के लिए हो गया, या फिर कह सकते हैं रोशनदान बनाया गया है, या भवनों के अंदर किसी प्रकार की नक्काशी करने के लिए भी हम लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अलमारी हो गया, बहुत सारी जगहों पे लकड़ी का प्रयोग किया जाएगा। तो किस स्थान पे किस चीज़ के लिए लकड़ी प्रयोग की गई है इसकी भी गणना की जाती है। ऐसे लोहा या इस्पात जो प्रयोग किया गया है, प्लास्टर किया जा रहा है या टीप कार्य किया जा रहा है, सफ़ेदी या रंगीन पुताई, रंग रोगन, वार्निश, जल आपूर्ति की व्यवस्था है, विद्युत की व्यवस्था है या अन्य व्यवस्थाएं हैं, इन सब मदों की व्यवस्था या कह सकते हैं गणना हम प्राकलन के अंतर्गत करते हैं और फिर उस प्राकलन से हम पूरी लागत को ज्ञात करते हैं। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।